नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन 9 खास अधिवेशनों की, जिन्होंने भारत की आज़ादी की कहानी को एक नई दिशा दी और हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही है, आखिर भारत की आज़ादी की इतनी बड़ी कहानी में सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए इन 9 सेशंस का क्या रोल था? देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली बैठकें नहीं थीं। ये तो वो मील के पत्थर थे जहां आज़ादी का ख्याल, कह सकते हैं, पैदा हुआ, पला बढ़ा और फिर एक मजबूत इरादे में बदल गया। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। तो कहानी का पहला चैप्टर हमें ले जाता है शुरुआती दौर में। ये वो वक्त था जब आज़ादी की लड़ाई का मतलब था ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ही सुधारों की मांग करना, भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार मांगना, एक तरह से बस टेबल पर अपनी एक जगह बनाने की कोशिश थी। इस दौर में 3 साल बहुत ही अहम हैं: 1888, 1892 और 1899। ये वो नींव के पत्थर थे जिन्होंने आने वाले एक बड़े और निर्णायक संघर्ष के लिए, आप कह सकते हैं, जमीन तैयार की। साल था 1888, जगत ही प्रयागराज और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। यहाँ पहली बार बहुत जोर शोर से ये मांग उठी कि प्रशासन में भारतीयों की भी भागीदारी हो। भले ही ये एक विनम्र शुरुआत थी, पर थी बहुत ही महत्वपूर्ण। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इससे पता चलता है कि शुरुआती दौर में यह आंदोलन कितना खुला हुआ था, जहां राष्ट्रीयता से ज्यादा विचारों को अहमियत दी जा रही थी। फिर 4 साल बाद 1892 में कांग्रेस एक बार फिर प्रयागराज में इकट्ठा हुई। इस बार अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अब देखिए, बात सिर्फ हिस्सेदारी मांगने से कहीं आगे निकल चुकी थी। अब तो सीधे सीधे इंडियन काउंसिल्स एक्ट पर बहस हो रही थी और विधायी सुधारों की मांग की जा रही थी। मतलब लक्ष्य अब ज्यादा साफ हो रहे थे और इरादे भी बड़े हो रहे थे। और अब चलते हैं लखनऊ, साल 1899। रोमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में यहाँ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। कांग्रेस ने पहली बार खुलकर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों और भारत के शोषण की आलोचना की। ये आंदोलन के बढ़ते हुए आत्मविश्वास का सीधा सीधा सबूत था, जो अब सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि आर्थिक आज़ादी की भी बात कर रहा था। यहाँ से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अब सुधारों की बातें पीछे छूट रही थीं और स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल की आवाज़ बुलंद हो रही थी। ये आंदोलन का दूसरा और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दौर था। इस दौर के 3 सबसे अहम साल थे: 1905, 1910 और 1916। इन सालों में राष्ट्रवाद की ऐसी लहर उठी कि आज़ादी का सपना अब हकीकत जैसा लगने लगा था। 1905 वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता। ये बंगाल के बंटवारे के ठीक बाद का समय था और पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा था। इसी अधिवेशन ने उस गुस्से को एक सही दिशा दी, बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। तो ये स्वदेशी आखिर था क्या? ये सिर्फ विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का एक बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन था। ये एक तरह से आर्थिक आज़ादी का ऐलान था, भारतीय उत्पादों और भारतीय गौरव को बढ़ावा देने का एक जरिया। 1910 में प्रयागराज में सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में स्वशासन की मांग को और भी क्लियर कर दिया गया। अब मैसेज बिल्कुल साफ था। अब सिर्फ भागीदारी नहीं, सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि अपना शासन चाहिए। और फिर साल आता है 1916 का, और वो ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे और यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वो मशहूर लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। अरे ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन था जिसने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली पूरी की पूरी पॉलिसी की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से में हैं। यहाँ अब लक्ष्य सिर्फ स्वशासन नहीं रहा, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता था। और अब एक नए राष्ट्र के निर्माण की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। इस आखिरी दौर के 3 सबसे महत्वपूर्ण साल थे: 1925, 1936 और 1946। ये वो साल थे जब आज़ादी के लिए फाइनल और डिसाइसिव लड़ाई लड़ी जा रही थी। 1925 कानपुर, और अध्यक्ष थीं सरोजनी नायडू। इस अधिवेशन में स्वराज यानी पूर्ण स्वशासन के संकल्प को पूरी ताकत के साथ दोहराया गया। अब कोई समझौता नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरी आज़ादी।
और ये लम्हा अपने आप में कितना ऐतिहासिक था। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण की मिसाल नहीं थी, बल्कि पूरे देश के आत्मसम्मान के लिए एक गौरव का पल था। तो स्वराज का असली मतलब क्या था? इसका मतलब था विदेशी हुकूमत से पूरी तरह आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ये आंदोलन का आखिरी और अटल लक्ष्य बन चुका था, जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आज़ाद भारत का सपना और भी बड़ा हो गया। यहाँ समाजवाद को एक लक्ष्य के तौर पर पेश किया गया, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहाँ देश के संसाधनों पर सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि सबका हक हो। किसानों और मजदूरों के हितों को सेंटर में रखा गया। मतलब लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की नहीं रह गई थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी की भी थी। और आखिर में 1946 का मेरठ अधिवेशन। अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। आज़ादी अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, तो अब चर्चा विरोध पर नहीं, बल्कि देश चलाने की तैयारियों पर थी। आज़ादी से ठीक पहले की राजनीतिक रणनीति बनाना और देश का संविधान लिखने वाली संविधान सभा की तैयारी करना, यही इस आखिरी अधिवेशन का सबसे बड़ा एजेंडा था। तो इन सभी अधिवेशनों ने मिलकर क्या विरासत छोड़ी? इन सब का असल मतलब क्या है? चलिए जरा इन आंकड़ों को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का इतना बड़ा सेंटर कैसे बना। जरा इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये इन 9 अधिवेशनों का पूरा निचोड़ है। साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे प्रयागराज और लखनऊ दोनों ने 3-3 बार इन ऐतिहासिक बैठकों की मेजबानी की। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नमस्ते। आज़ादी की कहानी की बात करें तो इसमें सिर्फ आंदोलन और क्रांतियां ही नहीं थीं, इसमें कुछ बहुत ही ज़रूरी बैठकें भी थीं। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कुछ खास अधिवेशनों की एक सीरीज़ ने भारत की तकदीर को एक नई शक्ल दी। ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं थीं, ये वो मील के पत्थर थे जहां कह सकते हैं आधुनिक भारत की नींव रखी गई थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कौन सी बैठकें थीं और उनमें ऐसा क्या हुआ जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। चलिए एक एक करके इन ऐतिहासिक पलों को समझते हैं और इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक मांग से पहले ना एक देश को अपनी आवाज चाहिए होती है। एक ऐसी आवाज जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ दे। और भारत में ये आवाज आई गीतों से। आइए देखते हैं कि कैसे 2 गीत एक बनते हुए राष्ट्र की पहचान बन गए। ये टाइमलाइन एक तरह से उन 2 गीतों का सफर है जो भारत की आत्मा में बस गए। देखिए कैसे कांग्रेस के मंच से शुरू होकर ये गीत धीरे धीरे पूरे देश की आवाज बने और आखिर में आज़ाद भारत के सबसे बड़े प्रतीक। तो चलिए अब इन खास पलों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा सोचकर देखिए वो पल। साल है 1896, जगह है कलकत्ता अधिवेशन का मंच। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ वंदे मातरम पहली बार गूंज रहा है और इसे गाने वाले कौन हैं? खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस वक्त राष्ट्रीय चेतना की एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति थी। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। ठीक 15 साल बाद 1911 में जगह एक बार फिर वही कलकत्ता। टैगोर का ही लिखा एक और गीत गूंजता है, जन गण मन। उस वक्त शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि ये लाइनें एक दिन आज़ाद भारत का राष्ट्रगान बनेंगी। ये सांस्कृतिक पहचान को गढ़ने का एक और बड़ा कदम था। तो एक तरफ गीतों से देश में एक जोश भर रहा था, लेकिन अब बात थी राजनीतिक लक्ष्यों की। लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए था। अब सफर शुरू होता है आज़ादी के विचार के विकास का, मतलब स्वशासन से पूर्ण स्वतंत्रता तक का। अब आते हैं साल 1906 में और जगह एक बार फिर कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार एक ऐसा शब्द बोला जो आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र बनने वाला था, स्वराज। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी और हिम्मत वाली मांग थी। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। 1906 में स्वराज का मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं। इसका मतलब था डोमिनियन स्टेटस, मतलब अपना शासन तो हो लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए। ये पूरी तरह से आज़ादी की मांग नहीं थी, पर हाँ, उस तरफ बढ़ाया गया ये पहला और सबसे जरूरी कदम जरूर था। और फिर आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये एक असली गेम चेंजर था। देखिए, तब तक माहौल बदल चुका था। साइमन कमीशन का विरोध और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव से देश का मिजाज एकदम अलग था।
और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अब मांगें भी बदलने वाली थीं। ये स्लाइड इस बड़े बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। कहाँ 1906 का स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस और कहाँ 1929 का पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये सोच और लक्ष्य का एक क्रांतिकारी बदलाव था। ठीक है, तो लक्ष्य तय हो गए, पहले स्वराज फिर पूर्ण स्वराज। लेकिन इन बड़े बड़े विचारों को कागज से निकालकर जमीन पर कैसे उतारा जाए? तो अब कहानी आती है एक्शन की, उन फैसलों की जहां प्रस्ताव बड़े बड़े जन आंदोलनों में बदल गए। 1920 का साल बहुत अहम था। इसमें 2 कदम उठाए गए। पहले कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन हुआ जहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। फिर उसी साल नागपुर में इस पर मोहर लगा दी गई और यहीं पर कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव किए गए ताकि वो एक बड़े जन आंदोलन को लीड कर सके। अब आगे बढ़ते हैं 1931 में कराची, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। यहाँ पर भविष्य के भारत के लिए 2 बहुत ही जरूरी विचार रखे गए। एक, हर नागरिक के लिए मौलिक अधिकार और दूसरा, देश के लिए एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। इससे पता चलता है कि नेता सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि आज़ाद भारत की एक मजबूत तस्वीर भी बना रहे थे। और फिर हम पहुंचते हैं 1942 के बम्बई अधिवेशन में। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच भारत ने अपना आखिरी और सबसे जोरदार नारा दिया, भारत छोड़ो। ये ब्रिटिश हुकूमत को एक साफ संदेश था कि अब बस जाने का वक्त आ गया है। इस आंदोलन को ताकत दी महात्मा गांधी के एक नारे ने, करो या मरो। बस इस एक लाइन ने पूरे देश में जैसे एक नई जान फूंक दी। ये साफ हो गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आखिरी लड़ाई का बिगुल था। तो अब कहानी वापस वहीं आती है जहां से शुरू हुई थी, पहचान से, प्रतीकों से। जो यात्रा गीतों की गूंज से शुरू हुई थी, वो अब एक आज़ाद देश की आधिकारिक पहचान बनने जा रही थी। और आखिरकार 24 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक दिन आया। भारत की संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया। जिन गीतों ने आज़ादी की लड़ाई को प्रेरित किया था, वो अब हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र भारत की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गए। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसे इस टेबल के जरिए एक नज़र में समेट लेते हैं। 1896 में वंदे मातरम से उठी वो लहर, 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की वो दहाड़ और फिर 1942 में भारत छोड़ो का वो निर्णायक आह्वान और आखिर में 1950 में राष्ट्रगान को अपनाना। हर एक अधिवेशन भारत को उसकी मंजिल के और करीब ले जाने वाला एक अहम पड़ाव था। ये टेबल दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक ईंट रखकर आधुनिक भारत की नींव तैयार हुई। नमस्कार। जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर जिक्र सिर्फ आज़ादी की लड़ाई का होता है, लेकिन इसकी कहानी में एक और बहुत ही अहम पहलू है और वो है इसके अंदर की लड़ाइयाँ। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पर थोड़ा गौर करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वाकई में हमेशा एक टीम की तरह थी, या फिर पार्टी के अंदर भी अपने ही नेताओं के बीच सत्ता और विचारधारा की एक अलग ही लड़ाई चल रही थी? आमतौर पर जो माना जाता है, शायद पूरी कहानी वो नहीं है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली केस फाइल से। साल था 1907 और जगह थी सूरत। ये कांग्रेस के शुरुआती दिनों का शायद सबसे मशहूर और कह सकते हैं नाटकीय आंतरिक संघर्ष था। एक ऐसा विवाद जिसने पार्टी का रुख ही बदल दिया। तो इस झगड़े की असली जड़ थी सोच का फर्क। एक तरफ थे बाल गंगाधर तिलक, जिनका गरम दल कहता था कि अब सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, और दूसरी तरफ थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका नरम दल अभी भी संवैधानिक सुधारों और बातचीत के रास्ते पर ही भरोसा कर रहा था। और सोचिए जरा, ये वैचारिक मतभेद इतने गहरे हो गए कि सूरत अधिवेशन में बहस हाथापाई तक पहुंच गई। जी हां, मंच पर कुर्सियां तक फेंकी गईं, जिससे पूरी कार्यवाही ही ठप हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों गुटों के बीच तनाव कितना ज्यादा था। तो इस घटना का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। इसे ही सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। और जाहिर है, इस फूट ने कुछ समय के लिए आज़ादी के आंदोलन को कमजोर भी कर दिया। सूरत के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के अंदर का तूफान अभी थमा नहीं था।
हमारी अगली केस फाइल है 1939 का त्रिपुरी संकट। ये दो महान हस्तियों के बीच एक बड़े नेतृत्व संघर्ष का प्रतीक बन गया। यहाँ का मामला काफी पेचीदा था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने थे, लेकिन महात्मा गांधी और उनके समर्थक इस चुनाव के नतीजे से सहमत नहीं थे। बस यहीं से पार्टी के अंदर एक बड़ी दरार पड़नी शुरू हो गई। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक चुने हुए अध्यक्ष को आखिर इस्तीफा देने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? इसके पीछे पार्टी की आंतरिक राजनीति का बहुत बड़ा हाथ था। इसकी वजह थी पार्टी का पावर स्ट्रक्चर। देखिए, कांग्रेस कार्य समिति जो पार्टी के सभी बड़े फैसले लेती थी, उसमें गांधीवादी गुट का बहुमत था। अब इस शक्तिशाली बॉडी के सहयोग के बिना बोस के लिए अध्यक्ष के तौर पर काम करना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसीलिए उन्होंने पद छोड़ना ही बेहतर समझा। और इस संकट का एक बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ये कांग्रेस के भीतर एक और बड़े विभाजन का प्रतीक था। अब ऐसा नहीं है कि हर अधिवेशन में टकराव ही हुआ। 1924 का बेलगाम अधिवेशन एक बहुत ही खास पल था। ये किसी विवाद के लिए नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कारण की वजह से जाना जाता है। और वो ऐतिहासिक कारण ये था कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक बार, जी हां, सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, और वो यही अधिवेशन था। ये बात इस सत्र को अपने आप में बहुत अनूठा बना देती है। हालांकि ये अधिवेशन काफी शांत था, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद पार्टी में चल रहे मतभेदों के दौर में हुआ था। तो शायद गांधी जी की अध्यक्षता ने उस समय पार्टी को एकजुट रखने में मदद की थी। चलिए, अब आजादी के बाद के दौर में आते हैं। हमारी आखिरी केस फाइल है 1969 का कांग्रेस विभाजन। ये एक ऐसा संगठनात्मक संकट था जिसने भारतीय राजनीति को हिला के रख दिया था। इस विभाजन के बाद कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थी कांग्रेस ओ, यानी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नेतृत्व पार्टी के पुराने और स्थापित नेता कर रहे थे। दूसरी तरफ थी कांग्रेस आर, जिसकी बागडोर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों में थी। तो इस विभाजन का सबसे मुख्य कारण था सत्ता पर नियंत्रण की लड़ाई। ये इंदिरा गांधी और पार्टी के पुराने नेताओं के बीच एक सीधी टक्कर थी कि आखिरकार पार्टी को चलाएगा कौन। तो इस पूरे विश्लेषण से जो जरूरी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं, 1907 का सूरत विभाजन विचारधारा के संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण है, और 1939 का त्रिपुरी संकट नेतृत्व की लड़ाई का एक क्लासिक केस है। ये दोनों ही घटनाएं समझने के लिए बेहद जरूरी हैं।